हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो आज हम फिर आ गए आपके सामने कुछ नया और इम्पोर्टेंट लेकर के। आज का जो टॉपिक है वो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हमेशा एग्ज़ाम में आता है। इस टॉपिक में से हमेशा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब क्वेश्चन किस तरह का होगा, इस पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल हो सकता है या फिर दूसरे तरीका क्वेश्चन होगा, लेकिन क्वेश्चन 100% होगा इस टॉपिक में से एग्जाम में। तो आज हम बात करेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हम देखेंगे समाकलित वेग समीकरण और इसका अर्ध आयु काल और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये तीनों चीज़ें देखेंगे आज हम इसकी। एक तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, एक इसका हाफ लाइफ पीरियड और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ध्यान से देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक, प्रथम कोटि अभिक्रिया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए पहले हम देखेंगे समाकलित वेग समीकरण। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हम समाकलित वेग समीकरण स्थापित करेंगे। अब पहले बात करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया से क्या मतलब है। देखो, प्रथम कोटि अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग किसी एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, यानी एक अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन करते हैं तो इस अभिक्रिया के वेग में भी परिवर्तन होता है। तो इसको बोलेंगे हम प्रथम कोटि अभिक्रिया, यानी एक ही अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है इस अभिक्रिया का वेग। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब इसकी वेग नियम से समीकरण लिखेंगे हम, तो जो वेग समीकरण होगी उसमें सांद्रता पदों पर घातांक कितना आएगा, 1 होगा। कैसे? जैसे ये अभिक्रिया है कोई ए प्रोडक्ट, ठीक है, ये कोई प्रथम कोटि अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया की बात करेंगे हम। इस अभिक्रिया में ए है अभिकारक। मान लेते हैं प्रारंभ में, प्रारंभ का मतलब t बराबर 0 समय पर, जब समय 0 है, यानी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है उस समय की बात। अभिकारक ए के कितने मोल हैं, a मोल पर लीटर उपस्थित है और उत्पाद के कितने हैं, 0। ठीक, t समय पश्चात, ठीक है, जब t समय हो गया, t समय कोई भी हो सकता है, उस समय पर मान लेते हैं इसके x मोल पर लीटर किस में बदल जाते हैं, उत्पाद में। अभिकारक के x मोल पर लीटर उत्पाद में बदल गए, यानी अभिकारक के x मोल पर लीटर उत्पाद में बदल गए तो उत्पाद के कितने मोल बन जाएंगे, x मोल पर लीटर। जितना अभिकारक उत्पाद में बदलेगा उतना ही क्या बन गया, उत्पाद। और यहाँ कितने शेष रह जाएंगे, a माइनस एक्स। ठीक, x मोल उत्पाद में बदल गया और अभिकारक के कितने मोल शेष रह जाएंगे t समय पर, a माइनस एक्स मोल पर लीटर। क्लियर? अब देखो, इस अभिक्रिया का वेग लिखिए। अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन से अभिक्रिया वेग किस प्रकार लिखेंगे हम, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन से और अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन से। तो अभिकारक कौन है इसमें, A,
तो डी ए की सांद्रता अपॉन डी टी माइनस, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता है तो माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक, अभिकारक की सांद्रता टी समय पर कितनी है, a माइनस एक्स, तो a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस एक्स डी ए माइनस एक्स अपॉन डी टी, यहाँ माइनस। ठीक, उत्पाद की सांद्रता से लिखें तो क्या लिखेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी, उत्पाद की सांद्रता, और साइन किसका आएगा यहाँ पर, प्लस का, उत्पाद की सांद्रता है। ठीक है, अगर वेग नियम से हम अभिक्रिया वेग लिखें तो कैसे लिखेंगे, वेग नियम से अभिक्रिया वेग बराबर किसके होगा, अभिकारक कौन है यहाँ पर, ए। वेग नियम से अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है, अभिकारक की सांद्रता, और यहाँ पर घातांक कितना आएगा, 1। प्रथम कोटि अभिक्रिया है तो घातांक कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब ये भी अभिक्रिया वेग है, ये भी अभिक्रिया वेग है। यहाँ ए की जगह हम अभिकारक की सांद्रता क्या है टी समय पर, a माइनस एक्स रख सकते हैं, तो हम यहाँ रख सकते हैं अभिक्रिया वेग बराबर किसके हो जाएगा, के a की सांद्रता a माइनस एक्स। ठीक है, समझ गए, यानी ये भी अभिक्रिया वेग और ये भी अभिक्रिया वेग। तो क्या करेंगे हम, dx अपॉन dt, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय बराबर के a माइनस एक्स, यानी इस तरह लिखा गया वेग a माइनस एक्स और इस तरह लिखा गया वेग dx अपॉन dt, दोनों क्या है आपस में बराबर। या हमने उत्पाद की सांद्रता बटा समय ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो समीकरण है इसको हम कौन समीकरण कहते हैं, इसको कहते हैं अवकलित वेग समीकरण। क्या कहते हैं इसको, अवकलित वेग समीकरण। ठीक है, अवकलित वेग समीकरण कहलाती है। अब क्या करेंगे, इस समीकरण का करेंगे समाकलन, इसको दे देते हैं नंबर 1। क्या करते हैं, समीकरण 1 का समाकलन करेंगे, क्योंकि समाकलित वेग समीकरण पता लगानी है हमें। ये तो है अवकलित वेग समीकरण, हमें पता कौन सी लगानी है, समाकलित, तो इसका क्या कर देंगे हम, समाकलन। समीकरण 1 का समाकलन करेंगे, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ चेंज कर देंगे, इसको इस तरह लिख सकते हैं अपन dx, ये a माइनस एक्स तो आ जाएगा यहाँ पर और ये dt चला जाएगा यहाँ पर, तो dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर k dt। ठीक है, अब इसका कर देते हैं समाकलन। समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करने पर, तो इसका समाकलन करेंगे dx अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन बराबर, यहाँ k कांस्टेंट है तो k बाहर रख लेंगे और dt का क्या कर देंगे, समाकलन। dx अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन क्या होता है, dx अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन करेंगे तो ये आएगा माइनस ln a माइनस एक्स। ठीक है, बराबर k, dt का समाकलन हो जाएगा t प्लस यहाँ पर आ जाएगा समाकलन स्थिरांक i। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। समझ गए, यहाँ देखो इसका समाकलन कर रही हैं। देखो मैथ वाले स्टूडेंट के तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि समाकलन कैसे करते हैं, मैथ में पढ़ते हैं आप, समाकलन फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो dx अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन हो गया माइनस ln a माइनस एक्स। होता क्या है, dx अपॉन x का समाकलन होता है ln x। ठीक है, dx अपॉन x का समाकलन होता है ln x। तो यहाँ पर किसका समाकलन करेंगे, dx अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन करेंगे तो आ जाएगा माइनस ln a माइनस एक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। अब यहाँ जो ये i है, i क्या है यहाँ पर,
समाकलन स्थिरांक, इसका मान पता लगाएंगे। स्थिरांक है, कांस्टेंट है, तो इसका मान पता लगाने के लिए हम प्रारंभिक यानी t बराबर 0 समय की जो दशाएं हैं वो आरोपित करेंगे। t बराबर 0 समय पर i का मान क्या था? जो t बराबर 0 समय पर i का मान है वो अब है। क्यों? क्योंकि i क्या है? कांस्टेंट। i तो कांस्टेंट है चाहे किसी भी समय पर हो। तो t बराबर 0 समय पर यानी प्रारंभ में प्रारंभिक दशाएं आरोपित करते हैं। ठीक है, प्रारंभिक दशाएं आरोपित करते हैं यानी t बराबर 0। जब t बराबर 0 है तो t बराबर 0 पर उत्पाद कितना है? 0, यानी x की वैल्यू कितनी है? 0। तो इस समीकरण में यानी हम मान रख देंगे x बराबर कितना रखेंगे? 0। तो यहाँ रख देंगे अपन समीकरण 2 में रख दो मान। समीकरण 2 से समीकरण 2 में t का मान तो कितना रख देंगे? 0, और x का मान भी कितना रख देंगे? 0। तो ये आ जाएगा माइनस ln a यहाँ क्या आ गया है? 0, a माइनस एक्स यानी a माइनस 0 बराबर k। t की वैल्यू भी क्या रख देंगे? 0 प्लस i। ठीक, तो यहाँ t की वैल्यू 0 रख दी तो 0 इंटू के तो 0 हो ही गया। यहाँ माइनस ln a माइनस, तो यहाँ पर भी 0, ये तो यहाँ तो क्या बच जाएगा? ln a माइनस ln a। ठीक, और यहाँ 0 आ गया तो ये क्या हो गया? तो i की वैल्यू आ गई माइनस ln a। क्लियर? अब इस i की वैल्यू को रख देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में i का मान रखने पर समीकरण 2 में i का मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस ln a माइनस एक्स बराबर kt। अब i की जगह क्या रख देंगे? माइनस ln a। ठीक, ये आ गई समीकरण नंबर 2 में i का मान रखने के पश्चात ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, समझ में आ गई बात सबको? इसको हम इस तरह लिख सकते हैं t बराबर kt। इसको हम इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस ln a माइनस एक्स। ठीक, ये इधर लेके आएंगे तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में ln a। ठीक है, इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस में। तो kt बराबर ln कॉमन आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा? ऊपर वाला तो रह जाएगा और माइनस में जो है ये माइनस में है तो ये आ जाएगा बटा में a माइनस एक्स। क्लियर? तो इसको हम लिख देंगे kt बराबर ln a अपॉन a माइनस एक्स। ये उसी तरह हो गया जैसे ln a अपॉन b, ये है। इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे? ln a माइनस ln b। ठीक है, तो इसी तरह हमने लिख दिया इसको। माइनस जो नीचे वाला है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाता है। ठीक है, अब वापस लेके आएंगे तो इसी तरह आ जाएगा वापस। इसी तरह यहाँ पर देखो ये माइनस का है तो ये तो आ जाएगा बटा में, और ये प्लस का है तो ये रह जाएगा ऊपर। लो कॉमन ले लेंगे तो a अपॉन a माइनस एक्स। अब k बराबर हो जाएगा 1 अपॉन t भाग में आएगा ln a अपॉन a माइनस एक्स। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब देखो यहाँ ln का मतलब log से ही है। ln होता है log e। ln का मतलब क्या होता है? log e। और log e को log बेस 10 में चेंज करें, log e को log बेस 10 में तो किससे गुणा कर देते हैं? 2.303 log बेस 10। ठीक है, log e को इसमें चेंज करेंगे तो कितने से गुणा कर देंगे? 2.303 से। देखो यहाँ जो भी हम log की वैल्यू देखते हैं वो कब होती है? जब log का बेस कितना होता है? 10।
तो log बेस 10 के लिए होती हैं सारी वैल्यूज। न्यूमेरिकल्स करेंगे तो log बेस 10 का यूज करेंगे अपन इसका ही। तो इस ln को हम log बेस 10 में चेंज करेंगे और इसको चेंज करेंगे तो किससे गुणा कर देंगे 2.303 से, तो k बराबर आ जाएगा, इसको गुणा कर देंगे 2.303 अपॉन t log बेस 10 a अपॉन a माइनस x। ठीक है, ये है मेन इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए समाकलित वेग समीकरण। ये है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ठीक, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या है ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्या है, k बराबर 2.303 बटा t log a अपॉन a माइनस x। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में। ये सबको याद होनी चाहिए, ये पता होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये ध्यान रखेंगे सब। अब देखो यहाँ a क्या है, अभिकारक के मोल। कब, जब t बराबर 0 समय है। और a माइनस एक्स क्या है, जब t बराबर समय है। समय कितना है t, t समय पर तो है अभिकारक की सांद्रता a माइनस एक्स और प्रारंभ में है कितनी a। ठीक है, हम इसको ये भी मान सकते हैं, अगर t बराबर 0 समय पर अभिकारक कितना है r नोट। t बराबर 0 समय पर अभिकारक कितना है r नोट, और t समय पर अभिकारक हो जाए कितना r। ठीक है, t बराबर 0 समय पर अभिकारक कितना मान ले r नोट, और t समय पर कितना हो जाए r। तो हम a माइनस एक्स बराबर किसके हो जाएगा r के, इस तरह मान के चले हम। और a बराबर किसके है r नोट के। तो इस तरह लिखें, इसको कैसे लिखेंगे, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, k बराबर 2.303 अपॉन t log, यहाँ तो क्या लिख देंगे अपन r नोट। t बराबर 0 समय पर सांद्रता यहाँ a मोल पर लीटर में लिखी, यहाँ लिख दिया r नोट, और a माइनस एक्स की जगह क्या लिख देंगे r। तो ये इक्वेशन भी काम में आती है हमारे। ठीक है, समझ में आ गई बात वही है, हमने a मोल पर लीटर माना था t बराबर 0 समय पर, अब क्या मान लिया r नोट। पहले x मोल पर लीटर उत्पाद बदल गए तो शेष क्या रहेगी a माइनस एक्स। अब मान लिया कि t समय पर अभिकारक शेष कितना रह गया r। तो यहाँ r नोट की जगह, r नोट तो किसके जगह रख दिया हमने a की जगह, और a माइनस एक्स की जगह क्या रख दिया r। तो इक्वेशन हमारे पास आ गई ये, k बराबर 2.303 बटा t log r नोट अपॉन r। ठीक, क्योंकि ये इक्वेशन भी बुक्स में दी जाती है, तो इसको भी याद रखेंगे हम, इसको भी याद रखेंगे। ये याद है तो ये याद है, कोई दिक्कत ही नहीं, दोनों सेम है। क्लियर। तो इस तरह हम पता लगा सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। समझ में आ गए, एक बार दोबारा समझेंगे। देखो ये है कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, t बराबर 0 समय पर इसके a मोल हैं, उत्पाद 0 है, t समय पश्चात x मोल पर लीटर उत्पाद बदल जाते हैं, तो अभिकारक कितना रह जाएगा a माइनस एक्स। ठीक है, अभिक्रिया वेग हमने लिख दिया अभिकारक की सांद्रता से या उत्पाद की सांद्रता से। वेग नियम से अभिक्रिया वेग लिखा के a पर घात 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो घात 1 आएगी। t समय पर सांद्रता कितनी है a माइनस एक्स, तो a की जगह हमने रख दिया a माइनस एक्स। ये हो गई अवकलित वेग समीकरण। ठीक, अब इसका क्या कर देंगे हम समाकलन। समाकलन करने के लिए पहले a माइनस एक्स को तो ले आएंगे यहाँ पर, और dt को ले जाएंगे यहाँ पर। dx अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन होता है क्या, माइनस ln a माइनस एक्स। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, dx अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस ln a माइनस एक्स। समाकलन का सूत्र क्या होता है, dx अपॉन x का समाकलन होता है ln x। ठीक है, तो dx अपॉन a माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस ln a माइनस एक्स। k कांस्टेंट है, dt का समाकलन हो गया t प्लस i समाकलन स्थिरांक है, तो इसका मान पता लगाएंगे। t बराबर 0 समय है तो x बराबर 0, तो i की वैल्यू आ जाएगी माइनस ln a। इस माइनस ln a को रख देंगे समीकरण नंबर 2 में, यहाँ रख देंगे तो ये आ गई समीकरण। ठीक, अब क्या करेंगे हम, इस समीकरण में, इस समीकरण से पता लगाया हमने क्या
के का मान के बराबर आ गया 1/t ln a/a-x और ln को log बेस 10 में चेंज करेंगे तो कितने को गुणा कर देंगे 2.303 तो 2.303 बटा टी log बेस 10 a/a-x। ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अगर a-x की जगह हम इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रारंभिक सांद्रता r0 है, t समय पर सांद्रता अभिकारक की r हो गई तो a की जगह तो रख दिया हमने r0 और a-x की जगह रख दिया r। तो ये आ गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं। एक बार अपने हाथ से लिख करके देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। आगे ये तो थी समाकलित वेग समीकरण फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब देखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, इसको उतारना है आपको, ध्यान से अपनी नोटबुक में इसको नोट करना है देख करके। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अब देखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल। अर्धायु काल क्या होता है, वह समय जिस पर अभिकारक की आधी सांद्रता किस में बदल जाए, उत्पाद में। आधा अभिकारक उत्पाद बदल जाता है, उस समय को बोलते हैं अर्ध आयु काल। तो देखते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल। अभिक्रिया ए प्रोडक्ट। ठीक है, अर्धायु काल पर ए की आधी सांद्रता किसमें बदल जाएगी, उत्पाद में। आधा अभिकारक किसमें बदल जाएगा, उत्पाद में। t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 समय पर अभिकारक के a मोल पर लीटर है और उत्पाद के कितने हैं, 0। समझ। अब t समय पर अभिकारक के x मोल किसमें बदल गए, उत्पाद में। इसके x मोल उत्पाद में बदल गए तो यहाँ कितने बचे, a-x। ऐसा देखा है हमने अभी। अब हम बात करते हैं अर्धायु काल की, जब समय कितना है, t हाफ। तो t हाफ पर a की आधी मात्रा उत्पाद में बदल गई। t हाफ पर a की आधी मात्रा यानी a/2 किसमें बदल गए, उत्पाद में। यानी x, t हाफ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब t समय की जगह हम समय कितना कर दे, t हाफ, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/2। और यहाँ कितना बच जाएगा, a-x का मतलब a-a/2। तो यहाँ पर भी कितना बच जाएगा, a/2। यानी आधा तो बदल गया उत्पाद में और आधा रह जाएगा शेष। कब समय कितना हो, t हाफ। यानी t की जगह t हाफ हो तो a/2 यानी a-x की वैल्यू हो जाएगी a/2 और x की वैल्यू हो जाएगी a/2। समझ में आ गई बात, क्लियर। अब देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायु काल की बात करते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हमने समाकलित वेग समीकरण पता लगाई अभी। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या है, k बराबर 2.303 बटा टी log a/a-x। ठीक है, यह है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। हमें t हाफ, t की वैल्यू देखें तो क्या लिखेंगे, t बराबर 2.303 बटा k log a/a-x। ठीक, t यानी अर्धायु काल पर, t हाफ पर। अर्धायु काल पर t बराबर तो क्या हो जाएगा, t हाफ। ठीक है, और x बराबर हो जाएगा a/2। a-x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/2। यानी x बराबर भी a/2 हो जाएगा और a-x बराबर भी क्या हो जाएगा, a/2। अर्धायु काल पर a-x किसके बराबर हो गया, a/2 के बराबर। रख देंगे इस समीकरण में, इसमें रख दे t की जगह तो क्या रख देंगे, t हाफ बराबर 2.303
बटा के log a अपॉन a माइनस एक्स की जगह क्या रख देंगे a/2। तो a से तो a कट जाएगा तो क्या आ जाएगा t हाफ बराबर 2.303 अपॉन के। a से a कट गया तो ऊपर क्या आ जाएगा log 2। ठीक है, log 2 की वैल्यू क्या होती है log 2, इसका बेस 10 होता है, ध्यान रखेंगे। log 2 की वैल्यू होती है 0.30। कितनी होती है 0.30 है log 2 की वैल्यू। तो t हाफ बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन के। log 2 की वैल्यू रख देंगे 0.30। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो यहाँ आ जाएगा 0.693। कितना आ जाएगा 0.693 अपॉन के। ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड, यानी अर्ध आयुकाल टी हाफ बराबर आ गया 0.693 अपॉन के। ठीक है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल कितना आया 0.693 अपॉन के। क्या है यहाँ पर कांस्टेंट वेग स्थिरांक और 0.693 भी कांस्टेंट है, यानी 0.693 अपॉन के एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। यानी टी हाफ कांस्टेंट होता है किसका प्रथम कोटि अभिक्रिया का। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल है वो स्थिरांक होता है और ये किसी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इसको आप नोट करेंगे। समझ में आ गया सबको, इसको नोट करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ग्राफिकल निरूपण देखेंगे, ग्राफ खींचेंगे हम। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अलग अलग ग्राफ आएंगे, उनको ध्यान से देखेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ग्राफीय निरूपण। कुछ ग्राफ खींचेंगे हम। इसके लिए हमें वो समीकरण याद होनी चाहिए जिनका अभी हमने अध्ययन किया था। कौन कौन समीकरणों का यूज करेंगे हम ग्राफ खींचने में, पहले उनको लिख लेते हैं हम। देखिए, सबसे पहले प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियम से हमने समीकरण लिखी थी क्या, वेग बराबर के a पर घात 1। इस इक्वेशन को यूज में लेकर के ग्राफ खींचेंगे। दूसरा, हमने जब समाकलन किया था dx अपॉन a माइनस एक्स का, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी माइनस ln a माइनस एक्स बराबर के टी माइनस ln a। ध्यान है इक्वेशन, ठीक है ना। dx अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन किया था, फिर k dt में dt का समाकलन किया था, फिर यहाँ पर i की वैल्यू रखी थी हमने। ये इक्वेशन याद होनी चाहिए सबको, माइनस ln a माइनस एक्स बराबर के टी माइनस ln a। इसको हम माइनस से गुणा कर दें, यहाँ माइनस से गुणा कर दें तो ये किस में बदल जाएगा प्लस में, ln a माइनस एक्स। ये किस में बदल जाएगा माइनस में, और ये माइनस किस में बदल जाएगा प्लस में। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को हमने किससे गुणा कर दिया माइनस से। क्यों गुणा किया, क्योंकि अब ये जो इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन आ गई कैसी, y बराबर एम एक्स प्लस सी तरह की इक्वेशन हो गई। ये y हो गया, यहाँ एम एक्स हो गया और ये c हो गया। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप इक्वेशन में बदलने के लिए हमने इसको किससे गुणा किया, माइनस से गुणा किया। ठीक, इस इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। ये जो ln है, ln का मतलब क्या है यहाँ पर log e, और log e को log बेस 10 में चेंज करेंगे हम। तो क्या करेंगे ln को log बेस 10 में चेंज करने के लिए किससे गुणा कर देंगे 2.303। ठीक है, यही करेंगे ना, log बेस 10 a माइनस एक्स बराबर माइनस के टी प्लस
ln को कन्वर्ट कर दें log बेस 10 में तो 2.303 log बेस 10 a, यही हो जाएगा। ln को log बेस 10 में चेंज कर दिया। अब क्या करें, इधर 2.303 इधर 2.303, पूरी इक्वेशन में 2.303 से क्या दे दें, भाग। 2.303 का क्या दे दें, भाग दे दें। 2.303 से भाग देने पर, ठीक है, तो यहाँ भाग दे देंगे तो 2.303 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, log बेस 10 a माइनस एक्स। इसमें भाग देंगे हम तो क्या आ जाएगा, माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस यहाँ भाग देंगे तो ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, log बेस 10 a। ये आ गई समीकरण। इस समीकरण का उपयोग करके भी हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन समझ में आ गई। इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, ln को log बेस 10 में चेंज करने के लिए 2.303 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। इधर भी अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन में 2.303 का भाग दे देते हैं तो ये कट जाएगा, इसी तरह ये कट जाएगा और ये आ जाएगा इसके बटा में, ठीक। इसके अलावा हमने एक इक्वेशन देखी थी अर्धायुकाल की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो अर्धायुकाल है t½ है वो कितना होता है, 0.693 अपॉन k, यही होता है 0.693 अपॉन k, यानी कांस्टेंट होता है। तो इन सभी इक्वेशन से हम ग्राफ खींच दें, ठीक है। इन सभी इक्वेशंस को यूज में लेकर के हम क्या खींचेंगे, अब ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले हम वेग और अभिकारक की सांद्रता के बीच में ग्राफ खींचते हैं। वेग और सांद्रता के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो वेग समानुपाती है किसके, a, यानी ये किस तरह की इक्वेशन है, देखो ये y, ये m और ये x, y बराबर mx टाइप की इक्वेशन है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये तो हो गया वेग और ये हो गया अभिकारक की सांद्रता a। तो y अक्ष पर तो क्या ले लिया, वेग, x अक्ष पर क्या ले लिया, a। ग्राफ खींचेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। जब भी y बराबर mx टाइप की इक्वेशन हो तो ग्राफ यहीं से शुरू होगा, ठीक है। और इसका जो स्लोप है वो किसके बराबर होगा, k के बराबर होगा। जो ढाल है इसका वो किसके बराबर आएगा, k के बराबर आएगा। जो x के मल्टीप्लाई में है वही क्या है, ढाल। यहाँ x तो है a, y अक्ष पर है वेग, तो a के गुणा में क्या है k, तो k क्या है इसका ढाल, ठीक है। अब इस इक्वेशन से ग्राफ खींचे हम। इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है ये किस टाइप की इक्वेशन है, ये 2 नंबर की इक्वेशन, ये y बराबर mx प्लस c टाइप की इक्वेशन है। y m तो क्या हो गया यहाँ पर k माइनस k, x क्या हो गया t और प्लस c क्या हो गया ln a। तो इस तरह की इक्वेशन आएगी तो ग्राफ खींचेंगे हम तो क्या होगा, देखो तो इसमें y अक्ष पर तो क्या लेंगे, ln a माइनस x, ठीक। x अक्ष पर क्या लेंगे, t टाइम, ठीक है। अब देखो इसका जो स्लोप है माइनस के, स्लोप क्या होगा, माइनस के, और माइनस में है यानी नेगेटिव है, और नेगेटिव होगा तो ग्राफ जो है ना इस तरह नहीं जाएगा, ये ऊपर से आएगा नीचे की तरफ, इस तरह का वक्र आएगा इसके लिए, ठीक है। यानी इसका स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा, जो हमें इस इक्वेशन से पता चल रहा है, ठीक है। और प्लस सी, सी क्या है यहाँ पर, ln a, और ln a क्या होगा, ये वक्र इसको y अक्ष पर जहाँ काटता है वो क्या है, ln a। तो y अक्ष पर यहाँ काट रहा है, ये तो हो गया ln a, ठीक। और इसका जो स्लोप है यानी ढाल है वो कितना होगा, इक्वेशन से देखें हम, माइनस k के बराबर। तो ये हो गया माइनस k, क्लियर।
तो इस तरह का वक्र आ जाएगा ln a माइनस एक्स और t के मध्य। समझ में आ गया? ये y बराबर mx प्लस सी टाइप की इक्वेशन है। y अक्ष पर तो होगा ln a माइनस एक्स, x अक्ष पर होगा t, ठीक है, और जो t के गुणा में है माइनस के वो हो जाएगा इसका स्लोप, और प्लस में जो ln a है वो होगा वह बिंदु जहाँ पर ये वक्र y अक्ष पर इसको काट रहा है। ठीक, इस इक्वेशन को देख करके ही हम ग्राफ खींच सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन से हम आप आसानी से ग्राफ खींच सकते हैं। इक्वेशन समझ में आ रहा है हमें कि y अक्ष पर क्या लेना है, x अक्ष पर क्या लेना है, ढाल क्या होगा और ये y अक्ष पर कहाँ काटेगा, ये सारी चीज़ें हमें इस इक्वेशन से समझ में आ रही हैं। समझ में आ गया? अब हम ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इससे ग्राफ खींचेंगे। इसका और इसका ग्राफ सेम आएगा, बस अंतर क्या है, यहाँ ln है, यहाँ log बेस 10 है, इतना ही अंतर है। ठीक है, यहाँ ln a माइनस एक्स है, यहाँ log बेस 10 a माइनस एक्स है, माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस यहाँ ln a था, यहाँ log बेस 10 a है। तो ग्राफ सेम आएगा। देखो ये भी y बराबर mx प्लस सी टाइप की इक्वेशन है, इसमें ये तो हो जाएगा क्या, y इधर हो जाएगा mx माइनस के अपॉन 2.303, तो क्या हो गया m, t क्या हो गया x, और ये क्या हो गया c। क्लियर? तो इसके लिए भी ग्राफ, क्योंकि इसका भी जो स्लोप है नेगेटिव है, तो इस तरह आएगा। y अक्ष पर क्या लेंगे हम, पहले तो लिख लो, y अक्ष पर क्या लेंगे, log बेस 10 a माइनस एक्स, x अक्ष पर क्या लेंगे, टाइम, समय। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह का आएगा, क्योंकि इसका स्लोप भी क्या है, नेगेटिव है। तो स्लोप किसके बराबर आ जाएगा, इसका ढाल स्लोप किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के अपॉन 2.303, माइनस के अपॉन 2.303, और ये जो बिंदु है जहाँ पर ये y अक्ष को काटता है वो कितना होगा, log बेस 10a। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये और ये दोनों ग्राफ सेम है, केवल यहाँ ln की जगह आ गया log बेस 10। अगर log बेस 10 और t के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ढाल आएगा माइनस के अपॉन 2.303 के बराबर, और ln a माइनस एक्स और t के बीच में खींचेंगे तो ढाल माइनस के बराबर आएगा। बस ये अंतर है दोनों में। अब देखते हैं आगे t हाफ और पॉइंट्स। t हाफ के लिए ग्राफ खींचे हम, t हाफ बराबर है 0.693 अपॉन के। t हाफ क्या है, अर्धायुकाल, और अर्धायुकाल क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कांस्टेंट, यानी अर्धायुकाल में कोई चेंज नहीं आता है। हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अर्धायुकाल और इनिशियल कंसंट्रेशन, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के बीच में ग्राफ खींचेंगे। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता और टी हाफ के बीच में ग्राफ खींचेंगे। ये तो हो गया टी हाफ, और इधर ले लेंगे अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता R0 और टी हाफ के बीच में ग्राफ खींचे, तो टी हाफ जो है वो कांस्टेंट है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए ग्राफ क्या आएगा, इस तरह का आएगा। यानी सांद्रता में कितना ही परिवर्तन कर दें, टी हाफ में कोई चेंज नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ कांस्टेंट रहेगा, सांद्रता परिवर्तन से टी हाफ पर कोई प्रभाव नहीं होगा, जो हमें इस ग्राफ से पता चल रहा है। ठीक, समझ में आ गई बात? तो इस तरह के ग्राफ आएंगे किसके लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। तो सारे ग्राफ समझ में आ गए होंगे। एग्जाम में ग्राफ पूछे जाते हैं, ग्राफ लिखा जाता है और पूछा जाता है कि ये ग्राफ किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है, उसकी कोटि बताइए। ठीक है, क्योंकि हर प्रकार की अभिक्रिया की कोटि के लिए जो ग्राफ आते हैं वो अलग अलग आते हैं। हमने पहले शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए भी ग्राफ देखे थे, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी ग्राफ देखे हैं, तो ये ग्राफ हमें पता होने चाहिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने जो आज पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य करें, और जाते जाते लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।